मोदी सरकार का महंगाई के ऊपर पलटवार, पेट्रोल और डीजल के दामों में कम करना कितना है विपक्ष के लिए लॉलीपॉप और कितना है महंगाई से जूझने के लिए कारगर। आज इसी बात पर करेंगे कुछ विचार, तो तैयार हो जाइए मेरे दोस्त। आदर अदाब अमूमन आभार। एक बार फिर आप सब झांसी और बुंदेलखंड के भाई लोगों को मेरा बहुत बहुत स्वागत और इस प्रोग्राम का समय देने के लिए आभार। Thank you so much for joining us, and it's a pleasure hosting you here on the show of दो बातें आमने सामने on the Facebook live page of झांसी बाज़ार। आज खुश तो बहुत हो गया, बहुत बड़ी एक जैसे कहते हैं ना राहत मिली है। हम सब जानते हैं महंगाई थोड़ा अपना रूप दिखा रही है और उस महंगाई को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का, जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर इम्पैक्ट करती है। और उसमें आज हमारी भारत सरकार, मोदी सरकार ने एक बहुत ही अच्छी कटौती दिखाई है, बहुत अच्छी सोच दिखाई है, लोगों को कुछ एक राहत दिलाई है इस महंगाई से। जो पेट्रोल के भाव 105, 106 से लेकर 125 रुपये तक पहुंच गए, उसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को उन्होंने कम किया है। इसकी वजह से उसमें राहत मिली। हम इस बात पे चर्चा करेंगे बहुत ज़्यादा, और विपक्ष ने इस पर क्यों बोला है कि ये एक मार्केटिंग गिमिक है, लॉलीपॉप है, इसको खेल रही है मोदी सरकार। इस पर भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपका दे दूँ बहुत बड़ा धन्यवाद, बिकॉज मेरा दो बातें आपके सामने का शो और झांसी बाज़ार के सुनने वाले लोग बहुत बढ़ रहे हैं। इनका मैं दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, आभार देता हूँ। 24 साल से लेकर के 45 से 48 साल तक के लोग मेरे इस प्रोग्राम को बड़ा पसंद करते हैं। पूरे झांसी और बुंदेलखंड में देखा जाता है। मुझे प्रसन्नता है, जिस उद्देश्य से मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया था वो कहीं मुझे सफल होता दिख रहा है। इसका रीज़न था कि हर एक वो टॉपिक जो मेरे झांसी और बुंदेलखंड के भाइयों पे असर डाले, उनके अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाए, उनकी ज़िंदगियों को छुए, मैं वो चीज़ इस प्रोग्राम पे बोलूँ, उस प्रोग्राम के थ्रू उन तक पहुँचाऊँ, और वो मैं कर पा रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि अच्छे तरीके से एक्सेप्ट भी कर रही है झांसी और बुंदेलखंड की जनता, जिसके लिए मैं भगवान का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके साथ साथ मैं बता दूँ, जैसे आप लोग सब जानते हैं, मेरा ये दो बातें आपके सामने का शो जो मैं हर रविवार शाम 5 बजे करता हूँ, एक प्रायोजिक शो है। आज के प्रायोजक हमारे रत्ना लेजर डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर रजत मसूरिया, डॉक्टर अर्चना मसूरिया हैं, जो झांसी के बेहतरीन मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं। झांसी और बुंदेलखंड में जो तंबाकू ज़्यादा खाने का प्रचलन है, जिसकी वजह से कुछ लोगों का मुँह कम खुलता है, वही रीज़न आगे बढ़ करके मुँह का कैंसर बन जाता है। इसके एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट और तजुर्बेकार डॉक्टर हैं डॉक्टर रजत मसूरिया। आपको अगर ज़रा सा भी अनुमान है कि आपका मुँह कम खुल पा रहा है और आप इसे जल्दी पहचान पा रहे हैं, तो जल्द से जल्द डॉक्टर रजत मसूरिया से रत्ना लेजर डेंटल क्लिनिक में, जो कि मेडिकल कॉलेज, झांसी मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 1 के सामने कमला हॉस्पिटल में है, उनसे जाकर मिलें। इसके अलावा अगर आपको डेंटल कुछ भी करवाना है, जिसमें आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो गया, डेंटल रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, पायरिया है, डेंटल इम्प्लांट है, या आपको चमड़े का अलाइनमेंट कराना है या टीथ का अलाइनमेंट कराना है एक अच्छी स्माइल के लिए, तो आप रत्ना लेजर डेंटल क्लिनिक जरूर जाएँ। वहाँ पर डॉक्टर रजत मसूरिया, डॉक्टर अर्चना मसूरिया आपको मदद कर सकते हैं इन सब बीमारियों से निजात दिलाने। इस वीडियो के नीचे आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप अपॉइंटमेंट लें उनसे और उनसे मिलें जल्द से जल्द। इससे पहले कि कोई प्राणघातक बीमारी हमारे सिर्फ तंबाकू खाने से हमें जकड़ ले, उससे बेहतर होगा कि हम एक डॉक्टर से मिल लें और इसका सही इलाज कराना शुरू करें, ताकि हम इससे निजात हो सकें। आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो के ऊपर। बात हो रही थी जो कल इन्होंने घोषणा करी है डीजल और पेट्रोल पे, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने उन्होंने बोला है कि पेट्रोल पे हम सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कट कर रहे हैं डीजल पे, जिससे कि अब पेट्रोल और डीजल की नई कीमत में 8 रुपये पेट्रोल के ऊपर और 6 रुपये डीजल के ऊपर हम कटौती कर रहे हैं। इससे फ़ायदा ये हुआ है कि ओवरऑल जो हमको मिल रहा है रिटेल होने के बाद पेट्रोल जब पंप से भरवाते हैं, तो 9.5 रुपये की बचत मिल रही है आपको पर लीटर पेट्रोल के ऊपर, और 7 रुपये का पड़ रहा है आपको, क्या कहते हैं, 7 रुपये की बचत पड़ रही है आपको डीजल के ऊपर प्रति लीटर। ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है आज के उसमें। अब जो 100 के ऊपर चला गया था पेट्रोल, कई स्टेट्स में 100 के नीचे आ जाएगा, और जिस स्टेट्स में पुराना वो चल रहा था, एक टसल चल रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में,
सेंट्रल गवर्नमेंट कहती थी भाई हमने टैक्सेस कम किए हैं, आप भी टैक्सेस कम कीजिए अपने एंड से, ताकि इसका बेनिफिट आपके स्टेट्स के लोगों तक पहुँचे। और स्टेट्स का इसके एवज में कहना था कि हमने तो टैक्सेस बढ़ाए ही नहीं 2015 के बाद से लोगों के ऊपर, आपने पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा रखे हैं, क्यों ना आप पेट्रोल के प्राइसेस कम कीजिए, मेरा टैक्सेस वही ऑटोमेटिकली प्राइस कम नीचे आ जाएगी। तो ये एक नेवर एंडिंग डिबेट है सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में। जो स्टेट्स चाहती होंगी कि किसी तरह और बेनिफिट हो लोगों का, या अगर उन्हें लग रहा है कि महंगाई ज़्यादा नहीं है, वो उस चीज़ को कंट्रोल उस तरह से कर पा रहे हैं, दूसरे तरीक़ों से तो कर रहे हैं, और जहाँ ये बेनिफिट जा रहा है वहाँ लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। तो बेसिकली समझने वाली बात जो हमें समझना चाहिए आज ये है कि सेंट्रल एक्साइज में एक एग्जैक्ट वैल्यू का चार्ज लगता है अराउंड 28-30 रुपीज़ के आसपास, जो फिक्स है। लेकिन स्टेट्स पे आते आते वो परसेंटेज हो जाता है, यानी जो भी प्राइस होगी उसका इतना परसेंटेज स्टेट टैक्स लगेगा, जबकि फिक्स्ड वैल्यू सेंट्रल गवर्नमेंट से इंश्योर्ड लग जाता है, उसको चेंज नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते, लेकिन स्टेट्स का परसेंटेज को आप वैरी कर सकते। ये एक हमेशा डिस्कशन रहता है। देखिए बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ में इसे खिलाफ बोलने के लिए बहुत लोग होते हैं। मैंने भी देखा कांग्रेस में एक सीनियर लीडर ने बोला कि आपने आज से 60 दिन पहले आपने एक पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाए थे 10 रुपये, ठीक है, डीजल के प्राइसेस बढ़ाए थे आपने 7 रुपये, ठीक है, 21 मार्च की बात है, आपने आज इसको कम कर दिया प्राइस को 9.5 रुपये, आज ही 50 पैसे ज़्यादा ही हैं, पेट्रोल के डीजल के पैसे थोड़े से ज़्यादा ही 1 रुपये, तो क्या बजाए, ताली बजाएँ थाली बजाएँ, ये उनकी बात हो सकती है। समझने वाली बात यह है कि देखिए अगर आज के मौजूदा दौर में अगर हम सोचें, जो क्रूड ब्रेंट की कीमत, जो ब्रेंट क्रूड पर बैरल की कीमत है, जो आज 129 पर बैरल तक पहुंच चुकी है, और रशिया यूक्रेन के चलते इनके भाव बढ़ते जा रहे हैं कि जो रशिया यूक्रेन का जो फाइट चल रहा है, जो वॉर चल रहा है, इसके बीच में पेट्रोल प्राइसेस, जो रॉ ब्रेंट क्रूड ऑयल होता है उसका रेट बढ़ रहा है, उसके चलते महंगाई बढ़ रही है। आप देख सकते हैं श्रीलंका जैसे देश में जहाँ पेट्रोल ना होने के कारण गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, उसके चलते आज आप देखें हमारे देश में हम रोज़ प्राइस बढ़ने के बावजूद प्राइस कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं देता हूँ, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि जहाँ जिस स्थिति में पेट्रोल प्राइसेस रोज़ बढ़ रही और वहाँ हमारी सरकार सिर्फ महंगाई को कम करने के लिए पेट्रोल प्राइसेस को नीचे पुश करने की कोशिश कर रही है और धकेल रही है, कहीं ना कहीं तो वो लॉस ले रही है रोज़ के प्राइसेस को देखते हुए, और फिर भी वो कम कर रही है। तो कितना कम कर रही है, कितना बढ़ाए, तो उसमें ना जाकर के हमें इंटेंशन देखना चाहिए कि सरकार का इंटेंशन है कि जनता की मदद करें, महंगाई को कम रखें, बिकॉज महंगाई कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक दूसरी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। आइए अब इतनी बात हमने जब करी है पेट्रोल की और डीजल की प्राइस को लेकर के और महंगाई के इम्पैक्ट के ऊपर, तो जान लेते हैं महंगाई से हम इन्फ्लेशन कहते हैं ये क्या है। देखिए आज अगर हम कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदते हैं और वही चीज़ आज से जब हम 50 साल पहले जाकर के सोचे लेने का, तो वही 50 साल पहले आप जब लेते तो शायद 1.5-2 रुपये की चीज़ होती। इस 1.5-2 रुपये से ले करके वही चीज़ की कीमत अगर आज 100 रुपये है उस 50 साल में, इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरे टर्म्स में अगर मैं समझा सकूँ आपको, 1979 या 78 में मारुति 800 गाड़ी आई थी जो 40 से 60 हज़ार के बीच में बिकी, और बाद में आज ही मारुति 800 ऑल्टो के नाम से गाड़ी आती है जो 3.5-4 लाख की बिकती है। अगर आप देखें इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। जब एक कीमत की वैल्यू बढ़ जाती है एक समय के बाद तो इन्फ्लेशन कहलाता है। तो अभी इन्फ्लेशन किस तरीके से आता है, क्यों आता है, इस पर थोड़ी सी बात करें। इन्फ्लेशन जो है एक कहलाता है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ के चलते, जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बूम आता है उसके थ्रू इन्फ्लेशन आता है। वो कैसे होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्यों, क्या होता है, जब आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है, सारी चीज़ों के प्राइसेस बढ़ते हैं, लोगों की डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड के चलते लोग पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, और हैंस कंपनीज अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाए रखने के लिए उसकी चीज़ों की कीमतें बढ़ाती हैं। एग्जाम्पल देने के लिए ऐसा कह सकता हूँ कि जैसे आपकी ट्रेन है, पहले ट्रेन चलती थी, हम सब स्लीपर क्लास पर घूमते थे। मैं एक एवरेज फैमिली से हूँ, एवरेज इनकम फैमिली से हूँ, हम सब स्लीपर क्लास में जाया करते थे। आज जब मेरी सैलरीज बढ़ गई, मेरे अफोर्ड करने लगा, तो मैं एसीज़ में चलने लगा। यानी मैं ये सोच के चल रहा हूँ जो मेरे जैसे लोग जो और भी होंगे जिन्होंने मेहनत करके अपना कैरियर बनाया होगा और अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा कमा रहे होंगे, वो सब आज एसी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। पर एसी के प्राइसेस भी एसी के जो उस वक्त के प्राइसेस उससे बढ़ाए गए, इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ताकि एक सीमा में आप कंट्रोल कर सके, हर कोई अगर एसी में जाने लग जाएगा तो स्लीपर और जनरल का आ जाएगा। इस वजह से एसी के प्राइसेस उन्होंने बढ़ाए, स्लीपर के उन्होंने बढ़ाए, जो लोग जनरल में जाते थे वो स्लीपर में आए।
जो स्लीपर में जाते थे वो एसी में आए, जो एसी में जाते थे तो कंटिन्यूएशन एयर फ्लाई कर रहे हो। इसे हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा है आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन। हाँ, कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन क्या होता है? आपने देखा होगा कि हाल में आपका जो माइक्रोचिप सेमीकंडक्टर्स की कमी आई, उससे गाड़ियों की कीमतें बढ़ी। आपको भी मालूम है गाड़ियों की कीमत पिछले 1-2 साल में कितनी ज़्यादा बढ़ी, और उसका रीज़न क्या था? सिर्फ सेमीकंडक्टर्स की कमी। सेमीकंडक्टर्स की कमी जिसको लेने के लिए कंपनियां बहुत जद्दोजहद कर रही थी, उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे थे, वो कॉस्ट को उन्होंने पास कर दिया अपने कंज्यूमर्स को। कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी तो मेंटेन करनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी चलानी है, लोगों की सैलरी देनी है, गाड़ियाँ बनानी है, और भी चीज़ें खरीदनी है। तो सेमीकंडक्टर की कॉस्ट जो बढ़ गई उसको उन्होंने पास ऑन कर दिया कंज्यूमर्स के ऊपर, और हेंस वो इन्फ्लेशन कहलाता है आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन। अब आता है आपका इसके बाद वेज प्लस इन्फ्लेशन। देखिए वेज प्लस इन्फ्लेशन क्या होता है? इसे हम दूसरे टर्म से बोले तो ये इंक्रीज इन एम्प्लॉय सैलरी इन्फ्लेशन भी कहलाता है। अब जब आप एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ा देते हैं साहब, तो खर्चा बढ़ता है, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम आ जाती है। तो जब खर्चा बनता है तो बड़ा बड़ा चीज़ें भी छोटे छोटे लोग लेने लगते हैं, क्योंकि पास पैसा है खर्च करने के लिए, जो पहले नहीं हुआ था। कंपनीज उसी चीज़ को जो बना रही है उसके पैसे इसीलिए बढ़ाती है कि वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सके, अपने इन्वेस्टर्स को भी पैसा दे सके, अपने लोगों की सैलरीज भी बढ़ा सके, कई सारी चीज़ उस पर डिपेंड करती है। तो अगर आपके ज़्यादा पैसा आ गया और आप क्या कहते हैं उसे खर्चा करने लगे बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए, तो जो कंपनीज हैं वो बड़ी बड़ी चीज़ों पे पैसा प्राइस बढ़ा देगा, और हैंस इसे हम कहते हैं आपका वेज प्लस इन्फ्लेशन। द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज द करेंसी डेप्रिसिएशन, जो एक बहुत ही खतरनाक तरह का इन्फ्लेशन है, जिसे हम कभी कभार कुछ कंट्रीज में देखा गया है, इसे हमने हाइपर इन्फ्लेशन भी बोला। अब आपको ये क्या होता है पता नहीं, जब कोई कंट्री ज़्यादा करेंसी छापने लगेगी और ज़्यादा करेंसी छापने की वजह से अपनी ही वैल्यू को डिप्रिशिएट करने लगेगी, तो उसे हम लोग करेंसी डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये कई कंट्रीज में हमने देखा है, जिसमें क्या कहते हैं आपका वेनेजुएला, जिम्बाब्वे में अगर आप देखेंगे, उनकी काफ़ी ज़्यादा, हमारी जैसी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी पॉपुलेशन हम लोग वो हैं, धनी है, तो वहाँ पे 10% भी अगर इन्फ्लेशन आता है तो हम हल्ला करने लगते हैं कि इतना बड़ा इन्फ्लेशन आ गया, इतना बड़ा इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। आप यकीन नहीं करेंगे, वेनेजुएला जैसी कंट्रीज़ में ना पता नहीं कितने करोड़ % के ऊपर इन्फ्लेशन बढ़ा। इसके कई कारण हो सकते हैं, पॉलिटिकल या कुछ और, मैं उस पर नहीं चाहता हूँ। लेकिन आप ये सोचो, जिम्बाब्वे में जब इन्फ्लेशन आया था, ये करेंसी डेप्रिसिएशन आई थी, तो वहाँ पे $1 बिलियन का करेंसी छपा, $1 बिलियन का करेंसी छपा। आई एम सेइंग $1 बिलियन जिम्बाब्वे, $1 बिलियन जिम्बाब्वे डॉलर, $1 बिलियन जिम्बाब्वे डॉलर एंड $1 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर। मैं रिपीट करता हूँ, वहाँ पे $1 बिलियन जिम्बाब्वे डॉलर, $1 बिलियन जिम्बाब्वे डॉलर एंड $1 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर का करेंसी का नोट छपा, और $1 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर जो था उसकी वैल्यू जो थी बस जस्ट इक्वल टू $1। तो आप सोचिए, इसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। इस तरह से ये इफेक्ट करता है। अब इन सब चीज़ों को रोक लगाने के लिए हमने क्या करना है, क्या होता है, डिक्रीजिंग इन्फ्लेशन जो है एक अच्छी चीज़ है या नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। कि देखिए इन्फ्लेशन जो है बढ़ना चाहिए, उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब है कि कंपनी ज़्यादा कमा रही है, सैलरी ज़्यादा दे रही है, इन्फ्लेशन सैलरी ज़्यादा देने से महंगाई आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, इस वजह से कंपनीज़ का भी फ़ायदा हो रहा है, कंपनीज और लोगों को एम्प्लॉय कर रही है, जिसकी वजह से आपको एक इम्पैक्ट करता है कि आपको ग्रोइंग इकॉनमी मिलती है। दूसरी तरफ अगर आपका इन्फ्लेशन नीचे चला जाए तो बहुत चीज़ें गलत हो सकती है, बिकॉज अगर आप देखें कुछ कंट्रीज़ में कोविड के बाद नेगेटिव इन्फ्लेशन आया। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ गई, लोगों ने खरीदना मना कर दिया, लोग अपने घर में पैसा रखना चाहते तो उन्हें नहीं मानता कब कोई परिवार का मेंबर इस बीमारी से ग्रस्त हो जाए, तो उन्हें खर्चे कम कर दिए। खर्चे कम होने की वजह से कंपनियों ने अपनी काम छोटा स्केल पे कर दिया था। काम छोटा स्केल होने की वजह से उन्होंने कंपनी के एम्प्लॉइज़ को निकालना शुरू कर दिया। So, having said that, it is not always bad to have a rising inflation. जो भी विपक्ष बोले, एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में, बिकॉज इनके बीच में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक रिलेशन है, आपको समझना पड़ेगा।
इसको समझने के लिए अगर आप, मैं बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं फिलिप कर्व नाम की एक चीज़ जानता हूँ, इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। फिलिप कर्व आपको बताता है कि कैसे इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में एक इंटरेस्टिंग कर्व है जो आपको ज़्यादा इन्फ्लेशन पे आपका एम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करता है। दैट वाज द होल थिंग व्हिच आई वांटेड टू मेक यू गाइस ऑल अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ आज जो हुआ है एक बहुत बड़ा पहल है पेट्रोल और डीजल की चेक करने में प्राइस, इससे कि महंगाई पे चेक लगेगा। बाकी जो अपोजिशन पार्टीज बोल रहे हैं और लोग बोल रहे हैं, हमें नहीं बोलना चाहिए कि वो अपोजिशन में है, वो अपना पॉइंट बोल सकते हैं, लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि हमारी सरकार जो कर रही है उसमें वो भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। तो और कल के जब वो होंगे सरकार में और इसी चीज़ को कर रहे होंगे, बिकॉज आप महंगाई कैसे कंट्रोल करोगे? महंगाई आपकी चढ़ती हुई कॉस्ट से होती है, और चढ़ती हुई कॉस्ट के 2-3 चीज़ क्लियर रीजन है, जैसे कि एक है आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जो चीज़ें एक शहर में मिलती है दूसरे शहर में नहीं मिलती है, वो शहर के शहर ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू रोड नेटवर्क, जैसे कि ट्रक्स हो गए, बसेस हो गए। आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपको जाना है यहाँ से दिल्ली, आपको बस लेनी है या टैक्सी लेनी है, तो सारा पेट्रोल का खर्चा है, डीजल का खर्चा है। अगर ये सस्ता रहेगा, आपके जो आलू आ रहा है दूसरे शहर से वो सस्ता रहेगा, आपकी जो प्लास्टिक की चीज़ें आ रही है वो सस्ती रहेगी, कहीं सीमेंट बन रहा है आपके घर बनाने के लिए, वो आ रहा है आपके शहर में, वो सस्ता पड़ेगा। नहीं तो आपका एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करना, आपका टूरिज्म इंडस्ट्री जो है उसमें आप घूमने जाते हो हर जगह, वो सब की सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो ये सब हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हो रहा है। पेट्रोल डीजल का एक फ्रंट रनर होता है इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग दी राइजिंग कॉस्ट and getting somewhere a neutralization wherein a person can enjoy life more better। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सरकारों में या दूसरे सरकारों से नहीं समझना चाहिए या दूसरों के कहने में नहीं आना चाहिए। जो आज की सरकार हमारे लिए कर रही है, वो आज जो हमारी जनता जो फील कर रही होगी, जो फेस कर रही होगी, उसको मद्देनज़र रख के सरकार डिसीजन लेती है। तो मैं पूरे दिल से वेलकम करता हूँ इस डिसीजन का, पूरे दिल से स्वागत करता हूँ इस डिसीजन का, जो पेट्रोल की प्राइसेस को 9.5 रुपये कम किया गया है और डीजल की प्राइसेस को 7 रुपये पर लीटर कम किया गया है। ये एक बहुत ही अच्छी सोच है और उम्मीद करते हैं हम कि आने वाले वक्त में कुछ इस पर और कम हो सके, क्योंकि देखिए पेट्रोल प्राइसेस 21 नवंबर से तक नहीं बढ़ाई गई थी स्टेट असेंबलीज इलेक्शंस के चलते एंड ऑल दैट। तो ये प्राइसेस बढ़ी हैं, लेकिन उससे महंगाई बढ़ती जा रही है और इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है। तो एक डिसीजन बहुत बड़ा चाहिए था जो इस बार लिया भारतीय सरकार ने, भारत की सरकार ने, और हम धन्यवाद करते हैं इस चीज़ का मोदी जी को। लेकिन कहीं ना कहीं हमें और रैशनलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हो सके तो ये रिक्वेस्ट है, आप मेरी सारी झांसी और बुंदेलखंड की जनता की तरफ से, अगर हमें मोदी जी तक हम इस अपना मैसेज पहुँचा सकें या उनके मंत्रालय तक ये मैसेज पहुँचा सकें कि हमें और ज़रूरत पड़ेगी इसको रियलाइन करने के लिए, इस कॉस्ट को और मेंटेन करने के लिए, इस कॉस्ट को और लो डाउन करने के लिए, ताकि हम इन्फ्लेशन यानी महंगाई को ढंग से काबू कर सकें और एक अच्छी लाइफ जी सकें। तो थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, मेरे सुनने के लिए। रविवार के शाम 5 बजे से लेकर के 5:30 तक का जो थोड़ा समय आप मुझे देते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं सारे करंट न्यूज़ से आप लोग को बाकायदा मिलवाता रहूँ, बाकायदा बताता रहूँ, जानकारी देता रहूँ, और आप झांसी और बुंदेलखंड की जनता भी पूरी सशक्त तरीके से इस बारे में जानकारी रखें, इस चीज़ से क्या प्रभाव पड़ता है, हम एक सही डिसीजन लें। झांसी और बुंदेलखंड की जनता बहुत होशियार है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो सब बातें पहुँचा सकूँ जो हमें आगे मदद करेगी हर चीज़ में अपने देश को चलाने के लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है हम सब चीज़ों को जानकर रखें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल योर टाइम एंड हैव अ वंडरफुल इवनिंग। जो लोग मुझे नए हैं और पहली बार देख रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल झांसी बाज़ार झांसी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक छोटी सी बेल आएगी, रेड बटन में सब्सक्राइब दबाने के बाद रेड जो बटन दबा देंगे तो छोटी सी बेल आएगी, उसको भी दबा दीजिएगा, तो मेरे बनाए हुए आपको वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, इसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं मुझे, मैं उनसे निवेदन करता हूँ मेरे फेसबुक पेज से जुड़िए, और हम आपसे हर संडे रविवार शाम 5 बजे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस संडे। थैंक यू।